वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में साइंस का क्लास 8 का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, हिंदी मीडियम में करवाने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करूंगा। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना क्लास 8 की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा कि आपको लिंक दे दूँ, तो आप सीधे चैनल पर जा सकते हैं। और अगर आप किसी वीडियो को सर्च करना चाहते हैं ना, तो क्लास 8 सब्जेक्ट लिखो, फिर चैनल का नाम लिख देना एएससी स्टार्टर, आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रैक्टिस पेपर, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना शॉर्ट में हो सकता है वो लॉन्ग में आ जाए। तो आप डीओ ने इशू किया ना ये, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। और अगर कोई बच्चा दिल्ली के बाहर का भी अगर वीडियो देख रहा है और वो किसी और स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। उसके स्कूल में अगर एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, साइंस की जो मतलब दिल्ली या जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही है, आंसर के साथ मैं अच्छे समझाऊंगा। खंड काय, ठीक है। एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर जब लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फसल। ठीक है, ये आंसर भी यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यीस्ट। फिर नेक्स्ट है, वनों की कटाई का क्या अर्थ होता है? सिंपल सी बात है, वनों की कटाई का क्या मतलब होगा? वनों की कटाई का मतलब होगा पेड़ों की कटाई करना। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, यौवन के समय होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो वो होते हैं हार्मोन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, उससे हम क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी अगर चीज जल रही है ना, तो वो दहन होते हैं, दहन। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ ले उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ज्वलन ताप। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? मतलब जिसमें से करंट जो है पास हो जाता है, तो उसे बोला जाता है सुचालक। ठीक है, तो यहाँ पर आसूत जल है, नल का पानी है, शुद्ध जल है और चीनी का घोल है। तो इसका आंसर आएगा नल के पानी में से जो करंट है ना वो पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास प्रैक्टिस पेपर डीओई की तरफ से होगा, आप पहले उसमें से एमसीक्यू करके फिर अपने आंसर में यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने सही थे। वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विद्युत अपघटय। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन में कॉपर कहाँ जमा हो जाता है? तो आपने एक्टिविटी देखी होगी चैप्टर में, तो उसी के हिसाब से बता देना, कैथोड में। फिर नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में, तो कुल बल कितना होगा? तो दोनों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर एक तरफ से 100 न्यूटन लग रहा है और दूसरी तरफ से 80 न्यूटन, तो दोनों अपोजिट में है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो बी आंसर आएगा, 20 निकलेगा आंसर। ठीक है, तो कई बार इसी को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं ना। ये कह रहा है, ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है? देखो, जो ध्वनि है ना, वो ठोस में, द्रव में, गैस, तीनों में जा सकते, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? देखो, प्रबलता की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो आ जाएगा आंसर आयाम। अब हम खंड खा पर आ गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो खंड खा में ना जैसे ए और बी लिखा है तो दोनों में से आपको एक करना होगा एग्जाम में, 2 नंबर का आएगा, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही है। पर यहाँ पे मैं आपको सारे सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना और भी अच्छे से डीपली पढ़ना, ठीक है। इसका आइडिया लेके और अच्छे से करना तैयारी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड के ए में, भारत में उगाए जाने वाली 2 प्रमुख फसलों के आपको नाम बताने हैं। तो आप बता देना कि भाई एक खरीफ फसल हो गई, दूसरी रबी, फिर इसका एक एग्जाम्पल दे देना। आपको और सभी दे सकते हो, जैसे यहाँ रबी का गेहूं है, ठीक है, आपको और पता है तो आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे धान लिखा है, मूंगफली हो गई, तो आपको जो पता है वो भी आप और लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में या नीचे वाले दोनों में से ऑप्शन में दिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए सारे करना। बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो मिट्टी की तैयारी से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है, ठीक है, और जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलती है। मतलब उथली पुथली हो जाती है ना, मिट्टी हल्की हो जाती है, तो इससे फसल की उपज बढ़ जाती है, ठीक है। तो हल उलटने पलटने से क्या होता है, उसके बीच में ना हवा आसानी से आ और जा सकती है। तो आप और ऐड करना चाहिए, और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यौवनारंभ के समय लड़कों में होने वाले 2 परिवर्तनों के नाम बताइए। तो जैसे दाढ़ी मूछ का उगना, आवाज का भारी होना, ठीक है। आप पॉइंट्स यहाँ खुद डाल देना, नंबर, ठीक है, नंबर नहीं यहाँ लगा पाया, ठीक है। तो उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, दोनों में से एक करने वाला है। ये कह रहा है कोक क्या है, इसका क्या उपयोग है? आप बोलोगे कोक कोयले से प्राप्त कठोर छिद्रदार और काला पदार्थ है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में तथा इस्पात निर्माण में किया जाता है। तो 1 और 2, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए ना, दोनों के 2 अंक मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। फिर ये कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? तो 2 नंबर के हिसाब से शॉर्ट में लिखा है, और आप इससे थोड़ा और बड़ा लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं कि लाखों करोड़ साल पहले जो अनेक प्रकार के जो जीव जंतु थे ना, वो भूमि के अंदर जो है ना, वो क्या हो गए, दबते चले गए। तो तापमान में परिवर्तन होने की वजह से बाद में क्या हुआ, और दबाव होने की वजह से वो क्या हुआ, पेट्रोलियम में बदल गए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों से उच्च ताप और दाब के कारण बना था, ठीक है। थोड़ा ऐड जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से ऐसे सफिशिएंट है, लेकिन जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है घर्षण के उपयोगी और हानिकारक होने का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उपयोगी क्या है? ये कह रहा है घर्षण से हम बिना फिसले चल पाते हैं, ये फायदा हो गया। नुकसान बताना है कि भाई घर्षण की वजह से मशीनों के पुर्जों में घिसाव आता है, तो वो गल जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब खंड का, ये 3 नंबर का, तो 3 नंबर के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के किन्हीं 3 उपयोगों की व्याख्या कीजिए। तो नंबर 1, खाद्य निर्माण में, यीस्ट से ब्रेड व अल्कोहल बनाते हैं, इससे ये बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हो कि जीवाणु दूध से दही बना लेते हैं, ठीक है। और वो कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। औषधि निर्माण, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से बनती है, कि हमें फायदे हम बता रहे हैं इसके। और कृषि के उपयोग में भी कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ा देते हैं। तो 3 नंबर का 3 पॉइंट्स में लिखा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हो। ये कह रहा है एंटीबायोटिक्स क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। आप बोलोगे एंटीबायोटिक्स वे औषधियां हैं जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। फिर एग्जांपल दे दो, पेनिसिलिन 2 उदाहरण बोले, और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है घर्षण के विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। तो
आपसे पूछ रहा है घर्षण के आपको प्रकार बताने हैं। तो एक स्थैतिक हो गया, दूसरा स्लाइडिंग हो गया, तीसरा रोलिंग हो गया। फिर बता दो जब वस्तु विरामावस्था में हो और चलने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और लिखा है संक्षेप में, स्लाइडिंग जब वस्तु सतह पर फिसलती है, और रोलिंग जब वस्तु सतह पर लुढ़कती है। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं? आप बोलोगे ऊँटों के पैर चौड़े होते हैं ताकि उनका भार अधिक क्षेत्रफल में फैल जाए, इससे वे रेत में नहीं धंसते और रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, फिर अथवा ये कह रहे गहराई के साथ द्रव का दबाव क्यों बढ़ता है? आप बोलोगे गहराई बढ़ने पर ऊपर स्थित द्रव की मात्रा और भार बढ़ जाता है, अधिक भार के कारण द्रव का दबाव भी बढ़ जाता है। अब हम खंड घा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पहला पार्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपने प्रजाति के नए जीवों का उत्पादन करते हैं या उन्हें पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन दे रखा था, आपको भरना था। ठीक है, नर और मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन या संलयन, तो इसे बोलते हैं निषेचन। ठीक है, फिर ये कह रहा है मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, अंडाशय में या अंडवाहिनी में? तो आप बोलोगे अंडवाहिनी में। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर ये कह रहा है वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं जो जन्म दे रहे हैं। ठीक है, सजीव प्रजक। और जो अंडे देते हैं उसे अंड प्रजक बोलते हैं। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर आ जाइए। ये कह रहा है लार्वा का तीव्र परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क में परिवर्तन डैश कहलाता है, तो आप बोलोगे इसे रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है मैचिंग। देखिए एक रिक्वेस्ट है, ये अब ऐसे फॉर्म में आपके लिए बनाए जा रहे हैं, काफी इसमें मेहनत लग रही है। ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलो अब ये मैचिंग है। एलपीजी है, तो एलपीजी का आपको सही आंसर यहाँ बताना है। ठीक है, तो ये ना आंसर ही आंसर सामने हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे भी ले चलता हूँ। देखिए ये है असली क्वेश्चन, तो ये है। ठीक है, तो जैसे यहाँ एलपीजी बोला तो इनमें से कौन सा ठीक है? तो इसमें से जो है ये ठीक है। तो जो आंसर शीट अभी आपने देखी थी ना, उसमें दोनों तरीके लिखे गए हैं कि भाई कैसे आप आंसर कर सकते हैं। या तो आप इस पूरे को उतार के ऐसे मैचिंग कर दें, ठीक है, या आप आंसर सामने सामने लिख दें। तो यहाँ दोनों तरीके यहाँ दिखा दिए गए आपके लिए। या तो आप ऐसे मैचिंग कर देना, ठीक है, या आप इसकी तरह जैसे यहाँ किया गया वैसे ये बेस्ट है। ठीक है, जैसे हमने किया है वैसे ही आप इसको फॉलो करोगे तो फायदा रहेगा। तो आपने ये लिखा आंसर सामने। ठीक है, एलपीजी घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग, ज्वलन तापमान वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, मोमबत्ती का जलना तीव्र दहन, फास्फोरस सबसे कम ज्वलन तापमान होता है, विस्फोट अचानक ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आप आंसर सामने सामने लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब डिफरेंस आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जब आप पेपर देंगे ना, सेम ऐसे ही पेपर का पैटर्न मिलेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर लो और पहले से देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 11वां जो है 5 मार्क्स का, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, ये 3 ये 2 मार्क्स का हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि नियमित और विस्तृत परावर्तन के बीच में अंतर बताइए। तो आप बॉक्स खुद बना लेंगे। ठीक है, और ये नंबर भी डाल देना 1 2, ठीक है, 3। ठीक है, ऐसे। तो नियमित परिवर्तन ये कह रहे हैं चिकनी सतह पर होता है और एक खुरदरी सतह पर होता है।
ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा, परावर्तित किरणें समांतर रहती हैं, किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखरती हैं मतलब। अब अगर आपको इसका चित्र आता है, जैसे आपने प्ले लाइन डाली, इस तरीके से आपने बना दिया, तो और अच्छी बात है, आप पिक्चर भी बना के आइएगा। और इसमें क्या कीजिएगा, उबड़ खाबड़ करके, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, देखो जा पैरेलल रही थी, जा पैरेलल रही थी, और जो टकरा के कहीं भी मुड़ रही थी, ये आपको दिखाना है। चित्र बना दोगे और अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। फिर हम अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? अंधेरे में प्रकाश नहीं होता ना, इसलिए वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से हम नहीं देख पाते। फिर ये और वाला, निम्नांकित चित्र की सहायता से प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर मैं चित्र आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जब पढ़ाऊंगा तभी समय बना दूंगा। ठीक है, तो आपको नियम तो आपको पता है, ये जो परिवर्तन का नियम है, इसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो अब इसका जो पिक्चर है ना, वो आप देख लो यहाँ पर। तो आपको एग्जाम में बनानी है। आप पहले स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ठीक है, तो जैसे हम एरो के रूप में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर आपको दिखाना है, इस तरह से एक लाइन जा रही है, फिर टकरा के वो इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, पूरा सही से बनाना। ठीक है, और आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन बीच में डालनी है, जिसे नॉर्मल रे कहते हैं। फिर आप ये दिखा दो कि ये आई है, ये आर है। ठीक है, ये एरो ऐसे जाएगा, फिर ये एरो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना। यहाँ पर आप इस तरीके से लाइन डाल देंगे। क्लियर हो गया। और फिर एंगल आई जो है, एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, वो हमने थ्योरी लिखी दी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बनाना, ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा लो। चित्र भी मैंने आपको सिखा दिया। फिर बी है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर आपको बताना है। तो वही है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किरणों के वास्तविक मिलन से बनता है, ये किरणों के आभासी मिलन से बनता है। ठीक है, तो आप और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं सेक्शन जो है वो ई है, और ये केस स्टडी है। ठीक है, तो आपको पैसेज को पढ़कर फिर आंसर देने हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, 12वें नंबर पे, वनों को हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जल चक्र को बनाने में या बनाए रखते हैं। कृषि, शहरीकरण और लकड़ी की कटाई के कारण वनों की कटाई प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ती है। ठीक है ना, ये कह रहा है इससे बाढ़, सूखा और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। वो तो होगा ही होगा अगर हम पेड़ काटेंगे तो। ये कह रहा है इससे पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं। वनों के संरक्षण के लिए वनीकरण और वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैसे उपाय किए जाते हैं। ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। अब ये कह रहे हैं वनों की कटाई क्या है, वनों की कटाई के दो परिणाम बताइए। फिर कह रहे सी और डी में से कोई एक कर दीजिए। भारत में किन्हीं दो संरक्षित क्षेत्रों के नाम बताइए और वनीकृत प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में कैसे मदद करता है इसको बताइए। देखो, कुछ चीजें आपको अपने बना के लिखनी पड़ेगी। वनों की कटाई क्या होती है? जब हम वनों को काटते हैं, हाँ या ना, जब हम पेड़ों को अच्छे से काटने लग जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो कि गलत है। तो वनों की कटाई क्या है? वनों की बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को वनों की कटाई कहते हैं। वनों की बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, या ये थोड़ा सा चेंज कर लेना कि वनों के अंदर या वनों में जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, या सिंपल लिख देना जब पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पे की जाती है तो उसे वनों की कटाई कहते हैं। थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है वनों की कटाई के दो बुरे परिणाम बताइए।
आप बोलोगे बाढ़ और सूखे की समस्या आ जाना, भाई अगर जंगल कटेंगे तो। जैव विविधता का खत्म हो जाना, ठीक है, प्रकृति के संतुलन का बिगड़ जाना। आप और भी बना बना के अपना लिख सकते हो, पहले पैसेज में देखना लिखे नहीं लिखे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 संरक्षित क्षेत्र बताओ, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कुछ चीजें अपने आप भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है वनीकरण प्रकृति के संतुलन को कैसे बनाए रखता है। आप बोलोगे वनीकरण से पेड़ों की संख्या बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है और मृदा अपरदन रुकता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। ये बनाकर लिखना, आप अपनी भाषा में और भी बातें ऐड लिख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 13वां, ये कह रहा है पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है पृथ्वी की गहराई में पाया जाने वाला एक गहरा तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम रिफाइनरियों में की जाने वाली रिफाइनिंग नामक प्रक्रिया में इसे विभिन्न उपयोगी उत्पादों में विभाजित किया जाता है। मतलब पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो क्या क्या निकलता है पेट्रोलियम में से? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चिकनाई तेल, पैराफिन, मोम और एलपीजी। इन्हें पेट्रोलियम उत्पाद कहा जाता है और दैनिक जीवन में प्रत्येक का अलग अलग उपयोग होता है। तो हमने पढ़ा, अब इनके आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भाई पेट्रोलियम को लोग किस नाम से जानते हैं? कच्चा तेल, है ना। तो पैसिव में बहुत से आंसर मिल जाएंगे, है ना। बाकी कुछ चीजें बना के लिखनी पड़ती हैं। तो ये हो गया। फिर कह रहा है पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है? मतलब पेट्रोलियम मतलब कच्चे तेल में से ना हम जब बहुत सी चीजें निकालते हैं ना अलग अलग, उसे बोलते हैं परिष्करण। तो क्या क्या निकालते हैं? डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब अभी पढ़े थे ना हमने, ठीक है। पर पूछा नहीं है तो देख नहीं रहे। ये कह रहा पेट्रोलियम के 2 उत्पाद बताओ। अब यहाँ पूछा है तो आप बता दो पेट्रोल, केरोसिन, और उसका उपयोग बताओ। तो पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, केरोसिन स्टोव या लैंप में ईंधन के रूप में। ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला करो। ये कह रहा है पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? मतलब पेट्रोलियम का सोच समझ के उपयोग क्यों किया जाए? आप बोलोगे क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन है। अब आपको यहाँ बनाकर लिखना था। आप बोलोगे अगर इसका हम प्रयोग बिना सोच समझे करेंगे ना, प्रदूषण बहुत फैला देगा, इसलिए इसका सोच समझ के प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? देखो जो पैसेज वाले क्वेश्चन है ये आपको अपने आप बना कर भी लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये याद करने का कुछ जरूरत नहीं है, आप आइडिया के लिए से लिख सकते हो कि ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। पर जो आपको सही लगे आपकी भी मेरी बात मैच कर सकती है जब बात ही उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अरुण ने आंसू जल से भरे एक बीकर में एक बैटरी, एक बल्ब और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जोड़े। उसने देखा कि बल्ब नहीं चमक रहा था। जब उसने आंवले की कुछ बूंदें डाली तो बल्ब मंद रूप से चमकने लग गया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आंसू जल में बल्ब क्यों नहीं चमका? क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं हो पाया, क्योंकि वो इंसुलेटर था, ठीक है, कुछ अलग था। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर के साथ समझा देता हूँ, सुनिए। आंसू जल में बल्ब क्यों नहीं जला? आप लिखोगे आंसू जल में घुले लवण नहीं होते, ठीक है। अब देखो पैसेज में हमें नहीं मिला, हमें अपने आप लिखना था, इसलिए वह विद्युत का चालक नहीं होता, ठीक है, आंसू जल नहीं होता। फिर अम्ल मिलाने पर बल्ब क्यों जलने लगा? आप बोलोगे क्योंकि अम्ल में आयन होते हैं। या अब ये लिख सकते हैं कि अम्ल से ना आंसू जल आयन प्राप्त कर लेता है और जिससे विद्युत प्रवाह संभव हो जाता है, ठीक है। ये ना रेड में लिख दिए, क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक करना था, वो थोड़ा हो जाता ना करते करते, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, काफी। चलो अब आगे सुनो। ये कह रहा है इस प्रयोग से शुद्ध व अशुद्ध जल में, ये कह रहा है इस प्रयोग से शुद्ध व अशुद्ध जल के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? आप बोलोगे शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है जबकि अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, सिंपल सी बात है। फिर अगर ये नहीं करना था, ये कर सकते हो कि ये कह रहा है विद्युत का चालन करने वाले 2 द्रवों के नाम बताइए। तो नल का पानी, नींबू का रस, आप कुछ भी बता सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है A15 है। रवि ने देखा कि जब उसने एक खींची हुई रबर बैंड को बजाया तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न हुई। उसने यह भी देखा कि ध्वनि उत्पन्न करते समय बैंड कंपन कर रहा था। उसने यही बात ट्यूनिंग फोर्क के साथ दोहराई और पाया कि उसमें भी कंपन हो रहा था। फिर उसके टीचर ने उसे समझाया कि कंपन किसी वस्तु की आगे पीछे होने वाली गति है और ध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ना कि ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है तो कंपन की वजह से होती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि कंपन क्या है, कंपन रुकने पर ध्वनि का क्या होता है। ठीक है, और आगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सी और डी है। एक उदाहरण दीजिए जहाँ कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और उस माध्यम का नाम बताइए जिससे होकर ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को अब आंसर है, ध्यान से देखो। तो कंपन क्या है, किसी वस्तु की आगे पीछे की गति। ठीक है, ये हमें पैसेज में से मिल गया था। फिर कंपन रुकने पर ध्वनि का क्या होगा, कंपन रुकने पर ध्वनि भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर कंपन से ध्वनि उत्पन्न होने का एक उदाहरण दीजिए। तो घंटी बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है, ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ठीक है, ठीक है, उस माध्यम को बताना था जिससे होकर ध्वनि सबसे तेज गति करती है, तो वो क्या है, ठोस। ठीक है, और एक उदाहरण दीजिए जहां कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप घंटी बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन जब हम लिख रहे थे तो थोड़ी लैंग्वेज की चेंज है। ठीक है वही चीज मतलब। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।